अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आयशा और आप देख रहे हैं शहबाज ऑडियो टेल्स। ये है अंबर नाग मारिया सीरीज़ फ़रौन की तबाही का दिलचस्प एपिसोड 11। हबशी सरदार सारी रात गौर करता रहा। उसे मालूम था कि अफ्रीका का बादशाह हैनिबाल मिस्र पर हमला करके उसे फ़तह करना चाहता है। अगर सरदार इस सिलसिले में हैनिबाल की मदद करे तो वो फ़ौज में एक आला मुकाम हासिल कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी था कि अंबर को इस्तेमाल किया जाए, मिस्र के बारे में अंबर की मालूमात से फ़ायदा उठाया जाए और उसे मिस्र के ताज़ा तरीन हालात मालूम करने के लिए उससे जासूसी कराई जाए। सरदार ने फ़ैसला कर लिया कि वो अंबर को साथ लेकर बादशाह हैनिबाल के दरबार में जाएगा। सुबह उठकर उसने अंबर के साथ नाश्ता किया और कहा, अंबर, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे मुल्क में आए हो तो तुम्हारी मुलाकात बादशाह हैनिबाल से कराई जाए। वो तुमसे मिलकर यकीनन खुश होगा। क्या तुम हमारे बादशाह से मिलना चाहते हो अंबर? क्यों नहीं, ज़रूर मिलना चाहूँगा। अंबर ने सोचा कि अपने आप को तारीख़ के धारे के हवाले कर देना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी उसकी ख्वाहिश थी कि एक मामूली मुसाफिर की तरह एक सरदार की हवेली में पड़ा रहने से बेहतर है कि दरबार में कोई आला मुकाम हासिल किया जाए। आखिर वो मिस्र का शहज़ादा था, वो घटिया दर्जे के माहौल में हरगिज़ नहीं रह सकता था। सरदार ने उसके दिल की बात कही थी, वो तो चाहता था कि बादशाह तक रुसाई हासिल करे। सरदार ने खुश होकर कहा, बस ठीक है, हम कल दारुल हुकूमत इलाम की तरफ रवाना हो जाएंगे। दूसरे दिन सरदार अपने मुहाफ़िज़ों और अंबर को साथ लेकर इलाम की तरफ रवाना हो गया। इलाम अफ्रीका की उस बस्ती से 3 दिन की मुसाफत पर था। आला नस्ल के ताज़ा दम गुरूबी घोड़ों पर सवार सरदार और अंबर ने यह सफ़र 2 दिन और दोपहर में तय कर लिया। तीसरे रोज़ उन्हें दूर से इलाम शहर की फसील नज़र आने लगी। इलाम का शहर बहुत बड़ा था। उसके इर्द गिर्द एक बड़ी मजबूत और चौड़ी फसील थी, जिसके 4 दरवाजे थे। फसील के बुर्जों पर हर वक्त पहरेदार मौजूद रहते थे। इलाम के अंदर बादशाह हैनिबाल का शानदार महल था। शहर के बड़े दरवाजे से दाखिल होते हुए पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। सरदार ने अपनी शाही अंगूठी दिखाई तो पहरेदारों ने अदब से सर झुका दिया और भुंगल बजाकर सरदार का खैर मकदम किया। अंबर बड़ी शान के साथ सरदार के हमरा शहर में दाखिल हो गया। शहर में हर तरफ चहल पहल नज़र आ रही थी। लोग ज़र्को-बर्क लिबास ज़ेब तबस थे और खुशहाल दिखाई दे रहे थे। दुकानों के अंदर भराए मुश्क मेज़, कीमती जवाहरात, चांदी के बर्तनों और किस्म किस्म का सामान सजा पड़ा था। कारवां सराओं के बाहर सिपाही और मज़दूर लकड़ी के तख्तों पर बैठे फलों का रस पी रहे थे। एक बाजीगर चौक के बीच में रस्सी ताने उस पर रक्स कर रहा था और लोग तालियां बजा रहे थे। मंदिर में ढोल पीटे जा रहे थे। अंबर ने सरदार से पूछा, ये लोग किसकी पूजा करते हैं? सरदार ने कहा, हम लोग देवता मरदूक की परस्तिश करते हैं, जिसने हमारे लिए पानी बनाया और जो हमारी गाय भैंसों को दूध देता है। अंबर ने पूछा, क्या मरदूक खुद चल फिर सकता है? सरदार ने चौंक कर अंबर की तरफ देखा और कहा, ए नौजवान, हमारे मुक़द्दस देवता के बारे में ऐसी बात ज़ुबान से मत निकालो। मरदूक हमारा देवता है। वो अगरचे मंदिर में पत्थर का एक बुत है, मगर वो जो चाहे कर सकता है। अंबर खामोश रहा कि सरदार के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वो किसी भी पत्थर के बुत को खुदा मानने को तैयार नहीं था। वो जिस माँ का बेटा था, उसने सिर्फ एक और वाहिद खुदा की पूजा की थी और कल तक अंबर भी इसी खुदा की पूजा करता आया था, जो तमाम ज़मीन व आसमान का मालिक है। मगर उस वक्त मुनासिब नहीं था कि वो अहले इलाम के मरदूक देवता के बारे में कुछ कहे। सरदार एक शानदार हवेली की ड्योढ़ी में आ गया। नौकरों ने आगे बढ़कर घोड़े थाम लिए। सरदार अंबर को साथ लेकर एक निहायत सजे हुए कमरे में आ गया। यहाँ दीवारों पर बेशकीमत कालीन मोहरान और शेर की खालें लटक रही थीं। ज़मीन पर कम ख्वाब का फर्श बिछा था। चांदी की तपाइयों पर रंगीन सुराहियों में अंगूरों का रस भरा हुआ था। जगह जगह दीवारगीरों में चांदी के शमादान रखे थे, जिनमें जैतून का तेल पड़ा था। उस रात सरदार ने अंबर के एजाज़ में दावत दी और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन को भी बुलाया। सरदार ने उन सब से ज़ियारत करवाते हुए कहा, ये मेरा दोस्त और एक बहादुर शाही सरदार है।
मैं इन लोगों को मिस्रियों का अपना दुश्मन ख्याल करते थे कि अंबर को मिस्र का बाशिंदा जाहिर नहीं करना चाहता था, क्योंकि ईलाम और अंधी उन सबको मालूम था कि बादशाह हैनीबाल मिस्र पर चढ़ाई की तैयारियां कर रहा है। दावत में कई मेंढने, हिरण, मोर, खरगोश, नीलगाय और ज़राफ़े ज़बह किए गए। दस्तरखान पर हर किस्म का भुना हुआ गोश्त, तरह तरह का फल, खुश्क बादामों के आटे की रोटी और अंगूरों का रस मौजूद था। दावत जारी थी। हर तरफ एक शोरोगुल मचा था कि सरदार अंबर को साथ लेकर हवेली के बाग में आ गया। संगे मरमर के हौज में सुर्ख मछलियां तैर रही थीं और फव्वारे चल रहे थे। सरदार ने कहा, अंबर, बादशाह से कल मुलाकात होगी। मैंने महल शामाशाह अफराया हैनीबाल को पैगाम भिजवा दिया है। और सुनो, मैं तुम्हें बादशाह से शाम के एक सरदार का बहादुर बेटा कहकर बुलाऊंगा। याद रखो, बादशाह को ये किसी सूरत भी मालूम नहीं होना चाहिए कि तुम मिस्री हो। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि तुम मिस्र के शाही दरबार में कुछ अरसा गुजार चुके हो। अंबर ने कहा, सरदार, तुम जैसा कहते हो ऐसा ही होगा। अगर तुम्हारी यही मर्जी है कि बादशाह पे ये जाहिर ना हो कि मैं मिस्र का शहजादा हूँ, तो ऐसा ही होगा। इसमें तुम्हारी ही भलाई है अंबर। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें हैनीबाल के दरबार में एक आला मकाम दिलवाऊँ। क्या तुम्हारी ये ख्वाहिश नहीं कि तुम शाही लिबास पहनकर बादशाह के दरबार में बैठो? ज़रूर, मैं तो यही चाहता हूँ। बल्कि मेरी शुरू से ही ये ख्वाहिश रही है कि दरबार में रहूं। मैं हमेशा बादशाह के दरबार से वाबस्ता रहा हूँ। तो फिर जिस तरह मैं कहता हूँ उसी तरह अमल करता रहो। मरदूक ने चाहा तो तुम बहुत जल्द दरबार में वो मकाम हासिल कर लोगे कि बड़े बड़े दरबारी तुम पर रश्क करेंगे। फिक्र न करो सरदार, मैं तुम्हारी हिदायत के मुताबिक आगे चलूँगा। तुम जो कुछ कहोगी उसी पर अमल करूँगा। शाबाश अंबर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और फिर तुम्हारी भलाई भी इसी में है। कल हम दरबार शाही में चलेंगे। बेशक। दूसरे दिन सरदार ने अंबर को बड़ा कीमती और शानदार लिबास पहनाया। खुद भी शाही खिलत, ज़ीबे तन की और सजे सजाए घोड़ों पर सवार होकर शाही महल की जानिब चल पड़ा। शाही महल शहर के दरमियान में एक ऊंचे टीले पर वाक़या था। संगे मरमर की सीढ़ियों वाला रास्ता महल के बड़े दरवाजे तक जाता था। दरवाजे पर दरबान ने उन्हें रोका। सरदार ने अपनी शाही अंगूठी दिखाई तो दरवाज़ा खोल दिया गया। अब वो महल की चार दीवारी में दाखिल हो चुके थे। ये महल मिस्र के बादशाहों के महल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। महल के सतून तिकोने थे और सहरा भी तिकोन की शक्ल में थी। सारा का सारा महल सुर्ख पत्थर का बना हुआ था और इस पर किसी किले का गुमान होता था। सरदार अंबर को साथ लेकर दरबार के बड़े हॉल में आ गया। यहाँ दरबारियों ने सरदार से मुलाकात की। सरदार ने तमाम दरबारियों से अंबर को ये कहकर तारुफ करवाया कि वो शाम के एक सरदार का बेटा है और बादशाह सलामत की कदम बोसी का शर्फ हासिल करने आया है। यकीनन ये शाही नौजवान हमारे अजीम तरीन शहनशाह से मिलकर खुश होगा। अंबर ने कहा, क्यों नहीं, मुझे शहनशाह तिला हुमा की मोहब्बत ही यहाँ तक खींची लाती है। सरदार बहुत खुश हुआ कि अंबर ठीक उसकी हिदायत के मुताबिक अमल कर रहा था। इतने में सारा महल तबल और ताशों की तेज आवाज़ों से गूंज उठा। इसके साथ ही सारे दरबारी अपनी अपनी जगहों पर अदब से सर झुकाए खड़े हो गए। सारे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। जहां एक पल पहले इतना शोर था कि कान पर आवाज़ सुनाई न देती थी, वहां अब ऐसी खामोशी छा गई थी कि अगर एक तिनका भी गिरे तो उसकी आवाज़ आ जाए। मालूम हुआ कि बादशाह सलामत हैनीबाल तशरीफ़ ला रहे हैं। लंबे तरंगे फौजी सिपाहियों का एक दस्ता हथियारों से लेस दरबार में दाखिल होकर तख्त के पीछे खड़ा हो गया। इसके साथ ही अफ्रीका का माहिर और संगदिल बादशाह हैनीबाल दरबार में दाखिल हुआ। वो फौजी लिबास में था। तलवार उसके पहलू में लटक रही थी। उसके सर पर सोने का ताज था। बाजुओं पर सोने की जंजीरें चढ़ी हुई थी। उसकी शक्ल बड़ी डरावनी थी। घनी सियाह दाढ़ी मूंछों में चेहरा तांबे की तरह चमक रहा था। आंखें सुर्ख पीते की मानिंद थीं। वो आगे बढ़कर संगमरमर की सुर्ख सीढ़ियां चढ़ता तख्त पर बैठ गया। इस तख्त पर दुनिया जहान के कीमती हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। उसने हाथ का इशारा किया और एक बूढ़े दरबारी ने आगे बढ़कर कहा, हुजूर का साया रियाया पर सलामत रहे। जिल्ले हुमा की बरकत से रियाया खुशहाल रहे। तमाम दरबारियों ने सर झुकाकर कुछ कहा। फिर वजीर दरबार ने आगे बढ़कर सोने की सिथाली में रखा हुआ मरदूक के मंदिर का मुकद्दस जैतून का तेल बड़े पुजारी की तरफ बढ़ाया। बड़े पुजारी ने आगे बढ़कर सजदा किया और बादशाह के कदमों पर मुकद्दस तेल का निशान बना दिया। फिर वो उसी तरह उल्टे पांव वापस आकर एक तरफ
चुपचाप सर झुकाए खड़ा हो गया। वजीर दरबार चमड़े की दस्तावेज खोलकर कुछ पढ़ने लगा था कि हैनिबाल ने बुलंद आवाज में कहा, हमारे भांजे सरदार गेमात को पेश किया जाए। सरदार दरबारियों की कतार में से बाहर निकल आया। उसने तख्त के पास जाकर 2 बार ढुककर हैनिबाल को सजदा किया और हाथ बांधकर खड़ा हो गया। हैनिबाल ने पूछा, गेमात, वो शाही नौजवान कहाँ है जिसको दम हमसे मिलाने लाए हो? खिदमत में हाजिर है आलीजा, उसे पेश कर दो। जो हुक्म आलीजहां। इसके साथ ही सरदार ने इशारा किया। अंबर शानदार शाही लिबास में मलबूस आगे बढ़ा और बादशाह को 3 बार सलाम करके हाथ बांधकर खड़ा हो गया। दरबार में एक सन्नाटा सा छा गया। अंबर ने बादशाह को सजदा नहीं किया था। वजीर जंग ने आगे बढ़कर अंबर की गर्दन को झुकाना चाहा, मगर हैनिबाल ने हाथ उठाकर कहा, इसे मजबूर न किया जाए। दरबार में सन्नाटा तारी हो गया। हैनिबाल ने पूछा, ए तू जवान, तुम कहाँ से आए हो? अंबर ने सरदार के रटे रटाए फिक्रे दोहरा दिए। हैनिबाल तख्त से उतरकर अंबर के करीब आ गया। अंबर ने देखा कि हैनिबाल एक हट्टा कट्टा सेहतमंद आदमी है। वो बादशाह कम और सिपाही ज्यादा दिखाई देता था। उसके चेहरे से संगदिली और जुल्म टपक रहा था। हैनिबाल ने अंबर की आंखों में आंखें डाल दी। अंबर की रगों में भी शाही खून गर्दिश कर रहा था। अगर वो भी शाही खानदान से न होता तो शायद हैनिबाल की खौफनाक नज़रों को बर्दाश्त न कर सकता, मगर शहजादा होने की वजह से वो दरबार में एक संगदिल और जाबिर बादशाह के सामने बड़े वकार और जुर्रत के साथ खड़ा था। हैनिबाल नौजवान अंबर की जुर्रत और पुरवकार शख्सियत से बहुत मुतासिर हुआ। कहने लगा, तुम्हारी नीली आंखें बता रही हैं कि तुम शाम की मिस्री सरहद के करीब के रहने वाले हो। यह सवाल बड़ा खतरनाक था। सरदार ने इस पर गौर ही नहीं किया था। वो परेशान हो गया कि न जाने अंबर इसका क्या जवाब देगा, मगर अंबर बादशाहों के मिजाज और दरबार की सियासत को अच्छी तरह जानता था। उसने फिरौन का अजीमुशान साजिशों वाला दरबार देखा था। हैनिबाल का दरबार उसे डरा नहीं सकता था। उसने झट कहा, जहांपना, आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। मेरे वालिद साहब के दादा शाम की मिस्री सरहद के रहने वाले थे। यह हैनिबाल ने अचानक गुस्से में आकर कहा, मगर तुम मिस्री नहीं हो, ठीक है ना? अंबर ने झट कहा, मैं मिस्री नहीं हूँ आलीजा। मिस्रियों ने मेरे आबा अजदाद को कत्ल करके उनकी जागीर पर कब्जा कर लिया था। मैं तो मिस्रियों को अपना दुश्मन समझता हूँ। हैनिबाल ने खुश होकर कहा, शाबाश शाबाश, हमें ऐसी ही नौजवानों की ज़रूरत है। मेरे भांजे ने तुम्हारी बहुत तारीफ की थी। तुम दरबार के बाद मुझे मिलना। अंबर ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म आलीजहां। दरबार बर्खास्त हो गया। हैनिबाल चला गया। दरबारियों ने अंबर और सरदार को घेर लिया और अंबर की जुर्रत की दाद देने लगे। शाम को सरदार हैनिबाल के खास महल में आ गया। हैनिबाल कमरे के वस्त में खड़ा जमीन पर बना हुआ जंग का नक्शा देख रहा था। उसने अपने सरदार भांजे को अंदर आते देखा और फिर बड़े गौर से नक्शे को देखने लगा। अचानक सरदार की तरफ पलटकर बोला, क्या ये शाही सरदार का बेटा मिस्र के दरबारियों से वाकिफ है? जहांपना, ये नौजवान अपने बाप के साथ कई बरस फिरौन के दरबार में रहा है। हैनिबाल ने जमीन पर जोर से पाँव मारते हुए कहा, फिर तुम उसे मिस्र रवाना क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें इस पर भरोसा है? सरदार ने कहा, पूरा पूरा भरोसा है जहांपना। हैनिबाल बोला, अगर इसने गद्दारी की तो मैं मिस्र पहुंचकर इसका सर कलम कर दूंगा। ऐसा नहीं करेगा आलिमपना, उसे आपसे अकीदत है। सरदार ने यकीन दिलाया। ठीक है, उसे कल जर्द जवाहरात देकर मिस्र रवाना कर दो और कहो कि मिस्री फौज की पूरी तादाद और मंजनीकों के बारे में पूरी मालूमात हासिल करके जल्द मेरे पास आए। जो हुक्म आलीपना। सरदार ने झुककर सजदा किया और वापस अपनी हवेली की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में वो यही सोचता आ रहा था कि अगर अंबर ने पूरी जासूसी की तो हैनिबाल की फतह यकीनी होगी और उसे ज़रूर कोई बड़ा ओहदा इनाम में मिल जाएगा। सरदार इसी ओहदे के लालच में अंबर को मिस्र में जासूसी करने भेज रहा था। अंबर इसलिए मिस्र जाने पर राजी हो गया था क्योंकि वो अपनी माँ की कब्र पर दुआ पढ़ने के अलावा ये भी मालूम करना चाहता था कि क्या वाकई 1000 बरस गुजर चुके हैं और थीब्स का शहर तबाह होकर खंडर बन चुका है। दोस्तों, ये था अंबरनाग मारिया सीरीज मिस्र की मलिका का ये एपिसोड। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगला हिस्सा सुनने के लिए हमारे चैनल शहबाज ऑडियो टेल्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
आपकी मोहब्बत और ताउन ही हमें मज़ीद अच्छी कहानियाँ सुनाने का हौसला देता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।